Hello everyone. This is lecture 3 unit 2 application of PDE चैनल मैथ आसान तो है MATH। मैं प्रीति सिंह। हमने लास्ट लेक्चर तक जो हमारा यूनिट 2 है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई उसमें हमारा टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब लेक्चर 3 है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं जैसे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर समझाता है। तो वही हमको अब आगे इसमें कंटिन्यू करना है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 से। अब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको ये बताना है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है और ये बनती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको उसका रियल लाइफ प्रॉब्लम कहाँ पर मिलता है और हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या जहां पर भी हमको इनकी जरूरत होती है, इन इक्वेशंस की कहाँ पर हमको सॉल्व करने की जरूरत होती है और हम इनको क्यों यूज करते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो देखिए, वेव का मतलब तो ये आपको पता ही होगा कि वेव हमारी किस फॉर्म में बनती है। ठीक है, अब वन डायमेंशनल का मतलब हो गया कि हम जो डायमेंशन यूज कर रहे हैं किसी भी वेव को बनने की वो एक ही है। कोई भी आप डायमेंशन ले सकते हो लेकिन सिंगल डायमेंशन पे बात करनी है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये इक्वेशन जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जनरेट कैसे होती है तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। देखिए, आप लोगों ने ये एग्जांपल बहुत बार करा होगा कि हम कभी कभी बैठे बैठे रबर बैंड को लेते हैं और उसे स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी हम कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हम रबर बैंड को दो पॉइंट्स पर हम बांध देते हैं स्ट्रेच करके। तो ये काम हम कई बार करते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा भी हम उसको स्ट्रेच करते हैं बीच में से तो वो वाइब्रेट होने लग जाती है स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है। आप देखिए, जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और ये हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है। स्ट्रिंग ले लीजिए, कोई धागा ले लीजिए या फिर कोई इलास्टिक वाली कोई चीज ले लीजिए जिसको आपने दो पॉइंट पे फिक्स कर दिया स्ट्रेच करके, खींच के। ठीक है, और मान लीजिए कि इसका जो लेंथ था वो हमारा स्मॉल एल है। ठीक है, हमने स्मॉल एल इस जो हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग बनी है उसको हमने स्मॉल एल लेंथ का मान लिया। ठीक, तो अब कंडीशन कैसे बनती है, वेव्स कैसे बनती है इस कंडीशन में। अब ये हमने इसको वन डायमेंशनल इसलिए बोला है क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर अब हमने जो एक पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट्स को फिक्स किया है वो एक ही डायमेंशन में किया है, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं कि हम एक्स वाई दो डायमेंशन यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब करना क्या होता है, जब ये स्ट्रेच्ड है तो आपने क्या करा, इसको मिड पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से पकड़ा और इसे एक नीचे या ऊपर किसी भी साइड आप स्ट्रेच करके ले जाएं। तो एक इस तरीके का आप शेप बना सकते हैं इसको स्ट्रेच करने की वजह से। मतलब आपने नीचे की साइड इसको पुल किया तो आप इस तरीके का देखोगे कि एक शेप बन जाता है ना। क्या हुआ कि आपने स्ट्रिंग को उसकी सीधी लाइन से डिस्प्लेस करके इस फॉर्म में ले आया। इस कर्व फॉर्म को हम कहते हैं वाई, जिसको कहते हो आप लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वाई। और ये जो वाई बनता है ये एक्स के फॉर्म में बनता है। ठीक है, एक्स फंक्शन के फॉर्म में बनता है। ठीक, टी यहाँ पर टाइम का काम करता है और टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये वो पॉइंट होता है जब तक आपने स्ट्रिंग को अपने हाथों से छोड़ा नहीं है, मतलब रिलीज नहीं किया। ठीक, अब जैसे ही आपने इसको रिलीज किया तो देखिए उसके बाद क्या होगा, आपके पास इस तरीके से ये स्ट्रिंग मूव होना स्टार्ट हो जाएगी और ये इस तरीके से वेव बनती है जिनका आप बहुत फास्ट देखते हो वाइब्रेशन बनता है, तो वो वेव फॉर्म में ही बनता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये दो डायरेक्शन में नहीं, मतलब दो डायमेंशन में नहीं जा रही है, सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रही होती है। तो आपको ये पता चल जाता है ये जो वेव बन रही होती है ये वन डायमेंशनल वेव कहलाती है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन बन रही होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग का, या फिर आप कह लो कि इसको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनाता है ये। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें यूज हुई, एक तो ये वाई यूज हुआ। ठीक, अच्छा, फिर ये वेव्स जो बनी तो ये वेव्स कैसे बनी, इस वाई के डिस्टर्ब होने की वजह से बनी, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही बनी। इस डिस्प्लेसमेंट को जैसे आपने रिलीज किया तो ये वेव्स बनना शुरू हुई। इसका मतलब कि ये वाई
हर बार मतलब रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहा है, बट किसके किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो देखिए, आप ये तो पूरी लेंथ एल थी, लेकिन आप देखिएगा जब ये वेव यहां से लेकर यहां तक पहुंची, सपोज यहां तक पहुंची, तो हम मानते हैं डिस्टेंस एक्स पे पहुंची या x1 पे पहुंची, फिर यहां से और आगे बढ़ी तो x2 पे पहुंची। तो कुल मिला के आप ये मान लो कि मैं जो x यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये जो x है ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। अब इसमें ये डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक नहीं कही जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो वो बात होगी ना कि वेव हमारी कहाँ तक चल के गई है अभी तक। अभी सोचो कि मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो वेव एक्स डिस्टेंस यहाँ तक चली है। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो कुछ और चली है, पूरी लेंथ एल के इक्वल थोड़ी ना चल रही है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है। अब बात आती है कि इसकी इक्वेशन क्या जनरेट होती है। तो इसकी इक्वेशन जनरेट होती है d2y अपॉन डेल टी स्क्वायर। मतलब आप समझ रहे हो, y मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये भी सेकेंड ऑर्डर है, इक्वल टू सी स्क्वायर और d2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब ये जो c होता है, c ये हमारा यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी अप्लाई होती हैं कि हमारे ऊपर ये स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन, जो एक्सटर्नल टेंशन होता है, मास होता है, ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं, तो उसको हमने यहाँ पे ये सी स्क्वायर के फॉर्म में डिनोट किया है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि ये हमारी इक्वेशन होती है, और ये ध्यान रखिएगा ये फिक्स्ड है। ये आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन फिक्स है, मतलब आप ये इक्वेशन चेंज नहीं होती है, बस आप वेरिएबल्स बदल सकते हो लेकिन इक्वेशन यही रहेगी आपकी। तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन या फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनता है, और वो बनता किससे, इसी से बनते हैं। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, बट उसका अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको सॉल्व करने का मतलब होता है मुझे वो y निकालना है जब ये वेव स्टार्ट हुई थी, उससे पहले, मतलब जब हमने स्ट्रिंग को रिलीज नहीं किया था उससे पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो उससे पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये हमारा काम है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं, हम इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो लेक्चर है जिसमें कि हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, और फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ये पूरा हमारा दो पार्ट में, मतलब दो लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। लेक्चर 3 में मैं अभी जितना करा पाऊंगी मैं कराऊंगी, उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट आपको लेक्चर 4 में मिलेगा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये बनेगा, क्योंकि एक साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हम इसको पार्ट वाइज समझेंगे, जितना पार्ट आप इस लेक्चर से समझेंगे उसके बाद आप पहले इसको क्लियर करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे। ठीक है, तो मेन बात है, अभी आपको ये बात समझ में आई, हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब मुझे इसमें से y निकालना है, और y आएगा किसके किसके फॉर्म में, जिसके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हुआ, मतलब x और t के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन तो फिक्स है और इक्वेशन हमेशा के लिए फिक्स है, तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम जनरल सोल्यूशन तो जानते ही हैं, जैसा जनरल सोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब सिचुएशन हमारे प्रॉब्लम में कुछ और होगी तो हम उसको जनरल सोल्यूशन में फिट करके सोच लेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो मेन बात है कि पहले हम इस प्रॉपर इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करें, और इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका हमारा वैसे ही है जैसा कि हमने वेरिएबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये तो हमारी गिवन इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जैसा हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते थे बिल्कुल वैसे ही हम इसमें करने जा रहे हैं। अब हमको क्या पता चल रहा है, देखिए, सॉल्व करना है मतलब y निकालना है। y आएगा किसके टर्म में, x और t के टर्म में। तो हमको पता है कि y x और t के टर्म में आएगा। ठीक, हम क्या कर लेंगे कि y जो कि आना चाहिए x और t के टर्म में, उसको हम लेट कर लेंगे दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। तो दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे,
दो वेरिएबल्स हमारे होंगे जिनके रिस्पेक्ट में y हमारा डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन हम उसका कैपिटल फॉर्म मानते हैं। तो कैपिटल X इंटू कैपिटल T, जिसमें कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कैपिटल X हम मान के चल रहे हैं कि ये स्मॉल x का फंक्शन है, और कैपिटल T हम मान के चल रहे हैं ये स्मॉल t का फंक्शन है। ठीक है, तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है मेथड ऑफ सेपरेशन में भी। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब हम किसी तरीके से अगर x और t, कैपिटल x और कैपिटल d की वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट कर दें तो हमें y और t मिल जाएगा। ठीक है, अब बात होती है कि हम इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि अगर हमने इसको सोल्यूशन माना है तो ये जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराएगा। तो गिवन इक्वेशन में हमारा एक डेरिवेटिव तो ये है, तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर, और वाई आपने कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी मान लिया। अब चूंकि एक्स और टी में से टी के रिस्पेक्ट में सिर्फ कैपिटल टी ही डिफरेंशिएट हो सकता है, तो ये बनेगा एक्स टी डबल डैश इसलिए लगाया है क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन था। इसी तरीके से आप देखो डी टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, डी टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स टी आपने वाई की जगह रखा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कौन डिफरेंशिएट होगा, केवल कैपिटल एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स डबल डैश और ये टी बनेगा। अब हम इसे पुट कर दें, पुट इन 1D वेव इक्वेशन हम उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, आपने किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, ये हमने 1D वेव इक्वेशन फिर से लिखी है यहाँ पे, और अब आप इसमें ये जो आपने डेरिवेटिव फॉर्म निकाले हैं तो वो आप इसमें पुट कर दो। तो एक्स टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। उसके बाद मैंने आपको बताया हमेशा एक्स टी से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई एक्स टी करा तो देखिए बनेगा आपका टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। ये बन गया आपके पास। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि x को हमेशा फ्री करा करो, तो x को फ्री करोगे तो x डबल डैश अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी 1/c² टी डबल डैश अपॉन अपॉन टी। तो टी डबल डैश अपॉन टी आपने यहाँ पे लिख लिया। जब आप यहाँ पहुंच गए इसके बाद हम इसे लेट कर लेते हैं k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो k है, इससे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन में तो हम इस k को डिसाइड करते थे बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये k तीन सिचुएशंस में हो सकता है। तो हमें हमेशा तीनों सिचुएशंस को यहाँ पर दिखाना होता है। लेनी एक ही सिचुएशन होगी लेकिन दिखाना तीनों पड़ता है। ठीक है, तो पहली क्या सिचुएशन हो सकती है, हमेशा आप पहले के को माइनस पी स्क्वायर ही लेट करना। मैं रीजन अभी बताऊंगी आपको क्यों, क्योंकि पहले हम के को माइनस पी स्क्वायर लेट करेंगे, तो हमने माइनस पी स्क्वायर लेट करके एक्स भी निकालना है टी भी निकालना है और दोनों को पुट करके वाई बनाना है। ठीक है, तो पहले हम एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को के इक्वल करते हैं, और के को हमने बना दिया है माइनस पी स्क्वायर, तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जब डबल डेरिवेटिव होता है तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, तो एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स, उसको इधर ले आएंगे हम, तो एक्स डबल डैश फिर ये हो जाएगा इधर आकर प्लस, तो ये हो गया प्लस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपने इसको एम स्क्वायर कर दिया और इसको पी स्क्वायर कर दिया। करना क्या होता है, जो डेरिवेटिव लिखा है ना एक्स डबल डैश, ये आपका पहले डी स्क्वायर बनेगा, तो डी को आपको एम से और एक्स को आपको 1 से रिप्लेस करना होता है, तो आपने यही करा तो ये बनेगा आपका इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे अंडर रूट निकालोगे तो एम इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा आएगा। और चूंकि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे पार्शियल कुछ भी नहीं था, क्योंकि x जो है सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल x पे, तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव था ही नहीं। तो जब आपको याद है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी थी जो मैथ 1 में पढ़ाई जाती है, तो वहां पर जब आपके इमेजनरी रूट्स आते थे तो आप जो सी एफ लिखते थे वो क्या लिखते थे, C1 कॉस पी। अब x का आंसर लिख रहे हो तो x प्लस C2 साइन पी एक्स। ठीक है, चूंकि पी आई इसका 0 है, देखो आप इस इक्वेशन से देखो, यहीं से तो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, तो पी आई वाला साइड तो 0 था, तो आपका पी आई तो 0 हो गया। तो फाइनली आपका सोल्यूशन x का क्या बना, x बना C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। ये आपने इसका x निकाल लिया। अब इसी तरीके से आपको इसमें
टी निकालना है, तो अब 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी को भी आप -p² से इक्वेट करोगे। अब मैंने कहा था सॉल्व करने से पहले आप पहले जिसको भी सॉल्व कर रहे हो उसको पहले फ्री कर लो, मतलब उसकी साइड जो भी है उसको दूसरे साइड भेज दो। तो p²c² उधर भेज दिया हमने। ठीक, अब चूंकि ये भी डबल डेरिवेटिव है तो हमको इसमें भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए पहले नीचे टी को उधर भेजना पड़ेगा, फिर पूरे पार्ट को इधर लाना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका, ये बना आपका। ठीक है, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो बनेगा m² प्लस p²c² इक्वल टू 0। इससे m² इक्वल टू माइनस का p²c² आएगा और m की वैल्यू प्लस माइनस पी सी आयोटा आएगी। अब फिर से आयोटा आ रही है, लेकिन अब ये टी के लिए लिखना है, तो साइन कॉस में तो लिखा जाएगा लेकिन टी के लिए लिखा जाएगा, तो टी इक्वल टू आएगा C1 C2 आपने यहाँ यूज कर लिया है, तो C3 कॉस सी पी तो इसमें था ही, टी आपको लगाना है क्योंकि आप टी के लिए लिख रहे हैं, प्लस C4 साइन सी पी टी आपको लगाना था। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब आपका x आ गया, t आ गया। चलो इन दोनों चीजों से आपको y बनाना है, तो आपका y x, t क्या बनेगा इसके लिए x इंटू टी करना है, तो आपने x की वैल्यू लिखी, ये आपकी x की वैल्यू आई थी, और मल्टीप्लाई में t की वैल्यू C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। ठीक है, अब आपने ये पूरा एक सोल्यूशन निकाल लिया, लेकिन अभी आपने जितना भी काम किया है ना वो k की वैल्यू -p² के लिए निकाला, तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर ए मान के लूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे थे हम, ऊपर देखिए, फिर से मैं वापस जा रही हूँ आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पर हम थे ना, जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में इस k को मैंने एक बार लेट कर लिया -p²। ठीक है, अब हमने आपको बोला था कि यहाँ पे तीन सिचुएशंस बन सकती हैं। एक तो मैंने -p² बनाया और आपको ये भी बोला था कि पहली बार में आप -p² बनाओ। अब सेकंड कंडीशन में k की वैल्यू को आप +p² बनाओ। ठीक है, और फिर से x निकालोगे, फिर से t निकालोगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जब हम इसको k इक्वल टू +p² निकाल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आप ऊपर वाली इक्वेशन को ही देखो ना, यहाँ पे जो आपने ये बनाया था x, यहाँ पे माइनस किया था, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लस आया। ठीक, और अगर आप वहां प्लस करोगे तो इधर की साइड आने के बाद वो माइनस लिखा जाएगा ना, तो मेरी इक्वेशन बनेगी x डबल डैश -p²x इक्वल टू 0। सिमिलरली टी वाला देखो क्या आएगा, टी डबल डैश, टी वाले में भी देखो आप क्या आएगा, टी डबल डैश, और यहाँ से देखिएगा मैं जहाँ पे टिक कर रही हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे देखिए, उधर वाले में अगर आप प्लस करोगे तो इधर आके वो माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो टी डबल डैश -p²c² टी इक्वल टू 0। ठीक है, टी के लिए ये बनेगा और पी के लिए ये एक्स के लिए ये बनेगा। अब आप इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो m² माइनस p² इक्वल टू 0, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस p²c² इक्वल टू 0। ठीक है, इससे m² की वैल्यू p² बनेगी, इससे m² की वैल्यू p²c² बनेगी। इससे m निकालोगे तो प्लस माइनस p आएगा, आयोटा तो लगेगा नहीं क्योंकि निगेटिव नहीं है उधर, और इधर से निकालोगे तो सिंपल pc आएगा प्लस माइनस में। ठीक है, अब आपके ये दोनों आ गए, अब इसको x के लिए लिखना है इधर वाले को, तो आपको याद होगा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते थे, क्योंकि एक प्लस पी और एक माइनस पी बना है इसमें, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते थे तो आप C1 C2 मतलब ई की पावर में लिखते थे। ठीक है, तो ई की पावर में लिखना है यहाँ पे। अब आप C1 C2 C3 C4 ऊपर यूज कर चुके हो, तो आगे यूज करना है C5 ई की पावर पी एक्स प्लस C6 ई की पावर माइनस पी एक्स, ये आपने x लिख दिया। इसी तरीके से जब आप t लिखोगे तो ये भी e की पावर में लिखे जाएंगे। अब C6 तक उधर हो चुका है तो C7 e की पावर pc तो रहेगा, इसको t के साथ लिखना है, प्लस C8 e की पावर माइनस pc t। ये हमारा आपका x और t आ गया। अब y भी तो बनेगा इसका, इसका y क्या बनेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो, तो y x t क्या बनेगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू मतलब C5 ई की पावर पी एक्स प्लस C6 ई की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, और C7 ई की पावर पी सी टी और प्लस C8 ई की पावर माइनस पी सी टी। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो भी आप मानना चाहते हो, इसको मैंने मान लिया कैपिटल P। ठीक है, इसको कैपिटल P मान लिया, पहले वाले को A माना था।
अच्छा, अभी एक और बनता है, तीसरा सिनेरियो, जब हम k को 0 लेट करें, k को 0 लेट करें तो भी हमारा बनता है। तो जब हम k इक्वल टू 0 लेंगे तो वो तीसरी कंडीशन होती है। k इक्वल टू 0 भी आप जरा यहीं पर पुट करके देखते हैं, चलो ठीक है। हमारे पास क्या था, x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू k था। k की जगह आपने 0 कर दिया, इससे क्या रिजल्ट आया, x डबल डैश इक्वल टू 0। अच्छा, अगर x डबल डैश 0 है तो मतलब आप इसको लिख रहे हो डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये एम स्क्वायर इक्वल टू 0 बनाएगा और m की वैल्यू आएगी 0,0। ठीक है, और ये रियल भी है लेकिन रिपीटेड है। रियल तो है 0,0 लेकिन रिपीटेड है। तो कैपिटल एक्स रिपीटेड वाला रियल का फॉर्म क्या लिखा जाता था, आप कांस्टेंट 8 तक वहां यूज यूज कर चुके हो, तो C9 प्लस C10x ये लिखा जाएगा। रिपीटेशन में आपने यही सीखा हुआ है। और इसी तरीके से हम जरा 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी को देखते हैं। तो इसमें आप देखिएगा 1/c² टी डबल डैश अपॉन 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल टू 0 के लिए अगर आप देखते हो तो ये पूरा पार्ट नीचे वाला 0 में चला गया, तो टी डबल डैश इक्वल टू 0, इसका मतलब भी एम स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब एम इक्वल टू 0,0। यहाँ पे भी रिपीटेशन और डिस्टिंक्ट आया, तो टी की सॉरी रिपीटेड आया। तो टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, C11 प्लस C12 टी। अब ये दोनों भी आ गए, तो अब हमको इसके लिए भी y लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए y क्या लिखेंगे, देखो हमारे लिए यहाँ पे y x कॉमा टी क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x और t का मल्टीप्लीकेशन, तो C9 प्लस C10x और C11 प्लस C12 t, ये हमारा तीसरा बना जिसको हमने नाम दे दिया q। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने 3 बार बताया, मैं वापस ऊपर जाके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या कराया। मैंने सबसे पहले क्या करा कि जहां तक हम मेथड ऑफ सेपरेशन में करते थे कि हमने पहले जो सोल्यूशन था वो लेट कर दिया एक्स और टी के फॉर्म में, उसके बाद हमने इसको इक्वेशन में पुट कराया, ये हुआ पुट हो गया। और मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज कर रही हूँ तो आपको पता चलेगा, देखिए मैंने पुट करा दिया। पुट कराने के बाद हमने एक्स और टी एक्स टी डिवाइड करा और उसके बाद एक्स और टी को अलग अलग कर दिया और उसको के इक्वल कर लिया, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ के बाद में 3 बनते हैं, के की वैल्यू एक बार -p², के की वैल्यू एक बार +p² और एक बार के की वैल्यू 0। ठीक है, ये काम सिर्फ और सिर्फ वेव और हीट इक्वेशंस में ही करना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन हम बना रहे हैं वो रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। और रियल प्रॉब्लम में हमेशा ऐसा नहीं होता कि वेव्स हमारे मतलब जो हमारी 1D वेव बनती है वो हमेशा इसी फॉर्म में बने। अभी हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है तो वेव्स इस तरीके से बन रही है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये जो फॉर्म बन रहा है ये पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्म है, ये पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्म है। और पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, एक साइन और कॉस, ये 2 ही हमारे पीरियोडिक फंक्शंस में आते हैं। तो जिस भी सोल्यूशन में अभी के लिए फिलहाल स्ट्रिंग की प्रॉब्लम के लिए जिस सोल्यूशन में साइन कॉस के टर्म्स आ रहे होंगे वो सोल्यूशन मेरी इस प्रॉब्लम के लिए सुटेबल है। लेकिन अगर किसी और प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल मतलब हमारा बन रहा हो फॉर्म या वेव, तो उस कंडीशन में मेरा जो आपका आंसर जिसमें ई की पावर बन रहा है वो सुटेबल है। और कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमारा लीनियर फॉर्म बन रहा हो, और लीनियर फॉर्म बन रहा हो तो हमारे पास जो तीसरा के इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन है वो हमारा सुटेबल होता है। बट अभी हम जिस भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है जिसको हमने स्ट्रेस करके बांधा है, और उसमें जो वेव बन रही है वो मेरी साइन कॉस के फॉर्म में बन रही है, पीरियोडिक फॉर्म में बन रही है। हमको दिखाने तीनों इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये बात बता रहे हैं कि हम किसी रियल मतलब लाइफ प्रॉब्लम में अगर 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को यूज करते हैं तो ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसमें कि अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो सिर्फ एक है हमारा, वो है -p² वाला। क्योंकि आप देख रहे हो -p² से हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो हमारा साइन कॉस के टर्म में आया है। ठीक है, तो ये हमारा भी इसके लिए सुटेबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी बाकी जो दो सोल्यूशन है उनको आपको शो तो जरूर करना पड़ता है सोल्यूशन में, बट वो हमारे यूज नहीं होते। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे आगे की स्टेटमेंट लिखेंगे, ये दोनों सोल्यूशन दिखाने के बाद हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द
फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, our suitable solution is, our suitable solution is इक्वेशन नंबर ए, जो हमने इक्वेशन नंबर ए बनाई थी। और वो इक्वेशन नंबर ए क्या थी, मैं वापस लिख रही हूँ यहाँ पे, वाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ये एक ब्रैकेट में आया था एक्स का, इंटू सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी, ये हमारा टोटल ए इक्वेशन बन के आया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें इसके बाद कांस्टेंट रिमूव करना होता है, और कांस्टेंट रिमूव होते हैं बाउंड्री कंडीशन से। तो अब हम इस इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, फाइनल। अब हम उठाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पर, बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या होंगी, तो बाउंड्री कंडीशन जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बाउंड्री कंडीशंस हमारी बनती हैं। तो आपको कितने कांस्टेंट शो हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी। अब देखो मैं दोबारा से डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी सिचुएशन थी। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स था, ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था, ठीक है, और हमारी इसकी लेंथ थी l, ठीक है। अब आप पहली जो बाउंड्री, इसमें 4 बनती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और फोर्थ, ठीक है। जो पहली और दूसरी होती हैं वो y की वैल्यू x और t में लिखी है ना आपने, तो पहली दो जो इक्वेशंस होती हैं वो x में चेंज के लिए होती है। मतलब जो ये हमारा y x t है उसमें x में जो चेंज होता है वो पहली दो इक्वेशन में दिखाया जाता है, और बाद की दो कंडीशंस जो होती हैं वो t के चेंज के लिए होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। बाउंड्री कंडीशन पहली होती है कि अगर x 0 हो और t टाइम t हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब डिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो। डिस्टेंस आप समझ गए ना, डिस्टेंस का मतलब लेंथ नहीं है, डिस्टेंस का मतलब वेव्स अभी बिल्कुल भी ना चली हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बिल्कुल भी वेव्स नहीं चली हैं, डिस्टेंस कवर ही नहीं करा वेव्स ने, तो तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब वेव्स पूरी एल लेंथ तक चल रही हो, मतलब ये ऐसे चल रही थी और ये पूरी एल लेंथ खत्म करके यहाँ बी पॉइंट पर पहुंच गई, पूरी एल डिस्टेंस, मतलब एक्स और एल इक्वल हो गए, मतलब जो हमारी वेव्स चल रही थी, कवर कर रही थी डिस्टेंस को, वो पूरी लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो जाए, तब डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, तो ये भी 0 हो गया, ठीक। तीसरा होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डेल वाई बाई डेल टी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी जब टाइम ही नहीं शुरू कर रहे हो आप, टी इक्वल टू 0 टाइम है, मतलब कि टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे, 0 होगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट, y की वैल्यू x कॉमा 0 पर, मतलब कि जब t की वैल्यू 0 हो, मतलब टाइम 0 हो, तब y की वैल्यू क्या होगी। तो वो तो यही था ना, जब हमने स्ट्रिंग रिलीज नहीं करी थी, उस कंडीशन में यहाँ पर जो y बना था एक कर्व फॉर्म में, वो क्या था, एक फंक्शन था एफ एक्स, ठीक है। ये हमारी 4 बाउंड्री कंडीशंस होती है। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम दी जाए तो, और स्ट्रिंग की ही प्रॉब्लम हो, 2 पॉइंट पे फिक्स करी हुई हो, तो बस उसमें एक चेंज हो सकता है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ दे सकते हैं, और दूसरा चेंज हो सकता है ये जो हमारा लास्ट बाउंड्री कंडीशन में एफ एक्स फंक्शन है, ये हमें वो दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता पूरे इक्वेशन में, ना कोई कंडीशन में चेंज होता है, ना किसी चीज में चेंज होता, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको मैं स्पेशल केस का नाम दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ स्पेशल केस होते हैं, इनको मिक्स मत करना, आप ये बात समझ लेना। स्पेशल केस ऐसा होता है कि वो वेलोसिटी पर फंक्शन दे देंगे, मतलब कि वो जब आपकी वेलोसिटी होगी उस टाइम के लिए फंक्शन को दे देंगे। तो वो तो देखो किसी भी कंडीशन में हमें फंक्शन बता सकते हैं, हमें किसी भी कंडीशन में फंक्शन बता दें, हमें तो उससे पूरा पूरा सोल्यूशन निकालना ही है। तो डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू अगर टी इक्वल टू 0 पे दे दी गई, तो ये ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स वाली कंडीशन सबसे लास्ट में ही लगाई जाती है, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन में गिवन हुआ तो ये कंडीशन लास्ट होगी, मतलब फोर्थ कंडीशन बन जाएगी, ये फोर्थ कंडीशन बनेगी। और अगर ये फोर्थ बनेगी तो फिर थर्ड पे कौन जाएगा, तो जो फोर्थ पे था पहले से वो इक्वल टू 0 होकर फोर्थ पे चला जाएगा।
ये कब होगा, कब? स्पेशली उन्हीं क्वेश्चंस में होगा जिसमें कि डेल वाई बाय डेल टी एक फंक्शन के इक्वल गिवन होगा। अदरवाइज तो नॉर्मली यही चलेगा जो मैंने बताया हुआ है आपको, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ जो जो मैंने अभी कहा, मैं पहले जो भी बता चुकी हूँ अभी। पहली बात तो ये कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनती कब है? जब हमारे पास जो हम अभी प्रॉब्लम ले रहे हैं कि एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके 2 पॉइंट पे फिक्स कर दो और उसके बाद उसको मिड में से खींचो और उसको रिलीज करो, तो वो एक डायमेंशन पे वेव बनती है। और जो ये वेव बनती है उनमें हमारे पास क्या क्या टर्म्स होते हैं? एक होता है हमारे पास y, जिसको कहते हो आप लोग डिस्प्लेसमेंट। वो कब बनता है? जब आप उसको खींच के कर्व के फॉर्म में लाते हो तो वो हमारा y कहलाता है। देखो यहाँ पे बना हुआ है। फिर एक होता है x। x वो डिस्टेंस होती है जहां तक वेव हमारी बढ़ी होती है, जहां तक पहुंची होती है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा, इनिशियल पॉइंट से वहां तक के पॉइंट तक का डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है t। t होता है टाइम। टाइम मतलब ये जो वेव्स चलती हैं, ये मान लिया मैं x डिस्टेंस पे पूछूं तो ये टाइम क्या था जब ये x डिस्टेंस कवर करी थी, तो टाइम हमारा t होता है जिसपे ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो इक्वेशन क्रिएट होती है वो 1D वेव की मैंने ऊपर लिखी थी। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने जनरल तरीके से सॉल्व करा है, मतलब कि हम जैसे नॉर्मली किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उस जनरल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमने ये देखा कि हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन बन सकते हैं जब हम जो इक्वल टू वाली जो कंडीशंस होती है, इक्विवेलेंस वाली जो कंडीशंस होती है, उसमें जो के होता है उसको 3 तरीके से माने। एक जब माइनस पी स्क्वायर हो, एक जब वो प्लस पी स्क्वायर हो, और एक जब वो 0 हो। अब ये तीनों कंडीशंस अलग अलग सिचुएशंस के लिए होती हैं। अभी फिलहाल हमारी सिचुएशन के लिए जो हमारा सुटेबल सोल्यूशन होना चाहिए वो पीरियोडिक होना चाहिए। और पीरियोडिक वो होगा जिसमें साइन कॉस के टर्म यूज हो रहे होंगे। तो आपने देखा माइनस पी स्क्वायर वाला मैंने सबसे पहले लिया था और उसमें साइन कॉस के टर्म्स यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने उसको सुटेबल सोल्यूशन यूज किया। ठीक, फिर आते हैं हम बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बाउंड्री कंडीशन होती है। तो चूंकि हमारे सोल्यूशन में 4 कांस्टेंट बने थे, तो आप देखो यहाँ पे, मैं आपको एक बार फिर से ऊपर दिखाती हूँ। ये हमारे पास 4 कांस्टेंट बने थे, देखिए C1 C2 C3 C4, तो 4 बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। पहली 2 बाउंड्री कंडीशन x के चेंज के साथ लिए होती हैं, बाकी की 2 बाउंड्री कंडीशन हमारी y की चेंज के लिए होती हैं। नॉर्मली आपके सारे सॉल्यूशंस में सारे सारे 1D वेव स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स के लिए यही सोल्यूशन कंटिन्यू करना है आपको, जैसा मैंने यहाँ जनरल सोल्यूशन में बताया। ठीक, एक स्पेशल केस मैंने ये बताया क्योंकि ये जो एफ एक्स होता है ये हमें क्वेश्चन से मिलता है, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, उसमें से पता चलता है कि एफ एक्स क्या है। तो अगर इस एफ एक्स की वैल्यू यहीं पर है कि वाई एट टी इक्वल टू 0 पे दी है, तो ये नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करा जाएगा। लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में जो एफ एक्स होता है वो डेल वाई बाई डेल टी की एट टी इक्वल टू 0 की कंडीशन के लिए दिया होता है। तो अगर ये वाली कंडीशन के लिए दिया है तो हमने क्या कहा कि ये हमारी फोर्थ कंडीशन बन जाएगी। ये हमारी फोर्थ कंडीशन बन जाएगी, मतलब लास्ट कंडीशन हमारी ये बन कही जाएगी। और फिर हम थर्ड कंडीशन पे क्या ले आएंगे? जो y x कॉमा 0 था उसको इक्वल टू 0 करके इसको हम थर्ड कंडीशन पे ले जाएंगे। ये काम सिर्फ स्पेशल केस में होगा जिसमें आपको डेल वाई बाई डेल टी पर फंक्शन दिया होगा प्रॉब्लम में। ठीक है, ये काम उन्हीं क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेपरेट पार्ट है, आप इसको ना बिल्कुल अलग समझिएगा। ये ना इसका इसका अभी जो मैं जनरल सोल्यूशन कर रही हूँ उसमें नहीं ले लेना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, उसमें हम जनरल सोल्यूशन नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं। ये बीच वाली बात को बस आप ध्यान रखना, पर लेके मत चलना, बस आप ध्यान रखो इस वाली बात को बस। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर हम जहाँ थे। ठीक, तो अब हम करने जा रहे हैं क्या? हमको करना है इसके आगे काम। आगे का काम क्या होगा कि हमको 1 बाई 1 ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो अपने सुटेबल सोल्यूशन में अप्लाई करनी है। तो आप लिखोगे अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑन, जो आपने इक्वेशन आपने फाइनल करी है उसका नाम ए दिया है, मैंने ऊपर ही लिखी है वो ए रेड कलर से। तो उसमें आपको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कह रही है कि आपके पास जो वाई एक्स कॉमा टी है उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स और टी में टर्म्स दिए हैं उसमें एक्स को 0 कर दो,
तो जो दूसरे साइड में y डिस्प्लेसमेंट लिखा है वो 0 लिखा जाएगा। अब देखिए हम आपको ये वाली इक्वेशन दिखा देते हैं, या मैं अभी दोबारा लिख देती हूँ इक्वेशन। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको x के टर्म्स को 0 करना है, जिसकी वजह से ये पूरा y 0 करके दिखाना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पूरा दिखेगा नहीं। तो मैं वापस एक क्वेश्चन लिख रही हूँ कि y x कॉमा टी इक्वल टू, हमारे पास क्या था, c1 cos px प्लस c2 sin px, और दूसरे में था आपके पास c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, इस साइड में आपने x को 0 करा, तो देखो cos 0 करोगे तो cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस c2 sin 0 करोगे तो वैल्यू उसकी 0 होती है, तो पूरी 0 कर दी मैंने। फिर इस वाले ब्रैकेट में तो कोई हमारा x का टर्म था नहीं, तो यहाँ पे तो कोई चेंज हमारा होगा नहीं, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और इधर y को 0 करना है, कर दिया आपने। तो फाइनली देखो ये क्या बन रहा है, c1, ये बचा केवल इधर, और यहाँ बना c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी मेथड ऑफ सेपरेशन में भी ये बात बताई थी कि देखो दो चीजों का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 आंसर दे रहा है तो कोई एक तो ब्रैकेट इसका 0 ही है ना। अगर आप इसको 0 डिसाइड करते हो, पीछे वाले ब्रैकेट को, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको वापस जाकर आपको इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है, और इक्वेशन नंबर ए आपकी ये रही। ठीक है, ये है आपकी ये इक्वेशन जो मैंने ऊपर भी लिखी है, तो आपको इसमें पुट करना है। और जैसे ही आप इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे ब्रैकेट को 0 पुट करोगे यहाँ पर ए में, तो देखो आपका पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये डिसीजन हमारा गलत है। अब हम दूसरा क्या काम कर सकते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 ले लें, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में c1 0 जी c1 है, तो उसको अगर हमने 0 लिया और वापस a में पुट किया, तो देखो आंसर 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा y है वो 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि ये वाला डिसीजन लेना ठीक है, c1 0 लिया जा सकता है। तो c1 0 आपने डिसाइड किया, और उसे आप इसको पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, और जैसे ही आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करो तो नई इक्वेशन जनरेट हो जाएगी आपकी। तो y x कॉमा टी इक्वल टू बन गया आपका c2 sin px, और ये बना आपका c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ठीक है, और इसका नाम आपने दे दिया, इस इक्वेशन का नाम आपने दे दिया इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अगली बाउंड्री कंडीशन बी पे अप्लाई करनी है। तो अप्लाई सेकेंड कंडीशन ऑन बी, इक्वेशन नंबर बी। तो अब आप सेकेंड कंडीशन को बी पर अप्लाई करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा। देखो बी सेकेंड कंडीशन पहले तो देखते हैं क्या थी हमारे पास। सेकेंड कंडीशन ये थी कि अगर x को स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर कर दें और t को t रहने दें, तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इधर हमने डिस्प्लेसमेंट को 0 किया, और इधर हमको क्या करना है, x को l बना देना है, तो हमने कर दिया। और पीछे वाले ब्रैकेट में तो x था ही नहीं, तो उसमें तो अभी कोई चेंज होना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई तो एक 0 है। अब ये ध्यान रखो कि अगर हमने पहले भी यही बात सोची थी कि ये वाला 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जाके बी में पुट करोगे तो बी पूरा 0 हो जा रहा है, इक्वेशन y x टी 0 हो जा रहा है। तो हम c2 को 0 करके देखें, c2 0 पुट करोगे तो भी आंसर 0 हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि साइन pl को 0 कर दो। तो साइन pl को 0 करने का मतलब साइन n पाई लिखा जा सकता है उसको, क्योंकि n पाई साइन n पाई भी 0 होता है। और इससे क्या होता है, साइन और साइन कैंसिल हो गए, तो pl की वैल्यू n पाई से कंपेयर हो गई। यहाँ से हमको p मिल जाएगा जो आएगा n पाई अपॉन l, और ये आपको कहाँ पुट कर देना है, पुट इन b। अब b में पुट करने के बाद आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी y x टी इक्वल टू c2 साइन, अब एक आपको p की जगह पुट करना है, ये तो p की जगह हो जाएगा n पाई अपॉन l, और x तो वहां पे था, ये पूरा एंगल बन गया। और फिर दूसरा ब्रैकेट c3 cos n पाई ct अपॉन l प्लस, ये भी पूरा ब्रैकेट हो गया, प्लस c4 साइन n पाई ct अपॉन l, ये भी पूरा ब्रैकेट हो गया। और जो बाहर हमको ब्रैकेट लगाना है उसको हमने कैपिटल ब्रैकेट बना दिया, तो ये हमारा ये कैपिटल ब्रैकेट हो गया। और ये हमारे दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं, और ये जो हमारी नई इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन का नाम आपने दे दिया इक्वेशन नंबर सी। ठीक, अब इस पे आप अप्लाई करोगे कौन सी,
थर्ड बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि हमको चारों ही अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब आप करोगे अप्लाई थर्ड कंडीशन ऑन सी। आप थर्ड कंडीशन क्या थी, आपको पहले डेल वाई बाय डेल टी निकालना है और उसमें टी की वैल्यू को जीरो पुट करना है, वो इक्वल टू जीरो के होगा। तो ये आपको बनाना है। ठीक है, अब आप पहले क्या करोगे, पहले तो आप डेल वाई बाय डेल टी निकालोगे ना सी में से। तो हमको क्या करना है कि डेल वाई बाय डेल टी निकालने का मतलब हो गया हमको वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलो सी वाले इक्वेशन को करते हैं। सी ये ऊपर लिखी है जो मैंने रेड ब्रैकेट में करी है। तो देखो पहले वाले ब्रैकेट में चूंकि टी नहीं नहीं था, तो हमको इसको तो बिल्कुल डिस्टर्ब करना नहीं, क्योंकि ये तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। अब आते हैं इस पे। तो सी थ्री तो वही रहा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया साइन। ठीक है, एन पाई सी टी अपॉन एल तो हमारा एंगल था और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर इनटू करके एन पाई सी अपॉन एल जो कि टी का कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा जो चीज आएगी वो निगेटिव आएगी, क्योंकि कॉस का सारा हमारा डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है साइन में। अब आते हैं प्लस सी फोर, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल, और मल्टीप्लाई में एन पाई सी अपॉन एल लिखा जाएगा, क्योंकि वो टी का कोफिशिएंट था। अब आपने डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब इसके बाद आप इसमें टी की वैल्यू को कर दो जीरो। तो जैसे ही आप टी की वैल्यू को जीरो करोगे, देखो पहले वाले ब्रैकेट में कोई चेंज मत करो, क्योंकि उसमें तो टी है ही नहीं, तो इसको छोड़ दिया। अब आते हैं इस पे। जैसे ही आप टी को जीरो करोगे, यहाँ पर देखो मैं रेड से डिनोट करूँ, तो यहाँ पे जब आप रेड से देखो जहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे टी को जीरो करा तो साइन जीरो बनेगा, और साइन जीरो बनने की वजह से ये पूरा टर्म आगे का जीरो हो जाएगा। प्लस सी फोर, अब आप यहाँ कॉस को जीरो करो, तो कॉस को जीरो करने से यहाँ कॉस वाले टर्म पे देखो टी को जीरो करो यहाँ पर, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाती है। तो केवल बचेगा क्या, सी फोर, और इसके साथ में बचेगा एन पाई सी अपॉन एल। अब देखो ये इक्वल टू किसके होगा, ये y की वैल्यू थी t इक्वल टू जीरो पे, मतलब जीरो इक्वल टू ये आया सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, और इनटू सी फोर और एन पाई सी अपॉन एल। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखो या तो तुम सी टू को जीरो पुट करो, या फिर तुम सी फोर को जीरो पुट करो। अगर मैंने सी टू जीरो पुट किया ऊपर, तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा वाई, तो हमारा डिसीजन होगा यहाँ पर सी फोर को जीरो। ठीक है, और हम सी फोर को जीरो पुट कहाँ करेंगे, पुट इन सी। अब सी में देखो आप, मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। सी में आपके पास जो था वहां पर आपने जीरो पुट किया, तो देखो सी में आपके पास ये था, उसमें आपने जीरो पुट किया सी फोर को, तो आपके ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका पास केवल ये आगे वाले दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन बचेगा। समझ गए आप? तो हमको यही काम इसमें करना है कि हमको जाके उसमें जीरो पुट करना है। ठीक है, हम करते हैं इसको। तो हमारा ये बनेगा क्या, ये बनेगा हमारा y x टी इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास था आगे सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और इसके साथ में आएगा सी थ्री, और यहाँ आएगा कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल। ये आएगा हमारे पास। अब देखो इन दोनों मल्टीप्लीकेशन में मैंने पहले भी बताया था कि दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ज्यादातर, तो आपको हमेशा उसको समेशन में लिख देना है। तो ये बनेगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये बनेगा सॉरी, इसमें बनेगा कॉस, ये बनेगा कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल। अब आपको इसको समेशन बी एन लिख देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है लास्ट बाउंड्री कंडीशन पे आने से पहले, क्योंकि हमको एक से ज्यादा टर्म से कंपेयर करना पड़ सकता है, तो वाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को समेशन बी एन लिख दिया, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये रहा कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल। और ये इक्वेशन जो आपकी बन के आई है, ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी डी। ठीक है, ये डी हो गई। अब आपको अप्लाई करनी है लास्ट बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई लास्ट बाउंड्री कंडीशन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ लास्ट बाउंड्री कंडीशन ऐसी होती है जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एफ एक्स की वैल्यू को दिया होता है। मतलब हमें जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा इसमें एफ एक्स हमें
क्वेश्चन में गिवन होगा, यही वो केवल लास्ट बाउंड्री कंडीशन ही हमें मिलती है। बाकी सारा डी इक्वेशन तक का जितना मैंने जनरल सोल्यूशन किया है, सभी 1D वेव इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ तक बिल्कुल कॉपीड है, बिल्कुल कॉपीड है। बस उस स्ट्रिंग की अगर कोई लेंथ एल दे रखी हो, वो एल यहाँ चेंज कर दीजिए, बाकी डी इक्वेशन तक पूरा सोल्यूशन कॉपी होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, बस लास्ट बाउंड्री कंडीशन का एफ एक्स आपको जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मिलता है। अब हम ये इसको अप्लाई करते हैं, तो हमको क्या करना है, इधर तो एफ एक्स कर देना है और इधर आपको क्या करना है, टी को जीरो करना है। तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और आपने टी को जीरो किया तो ये बन जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ के बाद देखिए दो बातें आती है। यहाँ के बाद मैं आगे क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हम कर रहे हैं जनरल सोल्यूशन, और यहाँ के बाद ये एफ एक्स पे डिपेंड करता है कि मेरा आगे का काम कैसे होगा। तो मैं यहाँ के बाद आपको दो सिचुएशंस बता देती हूँ। ठीक है, पहली सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है कि अगर ये जो एफ एक्स गिवन है, ये जो एफ एक्स है, इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, मतलब साइन में कुछ भी गिवन हो, साइन का फंक्शन हो, कोई भी साइन का फंक्शन हो, देन इट विल कंपेयर टू फाइंड bn and put in d to get फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो हमारा ये वाला केस हो गया कि एफ एक्स अगर साइन में कुछ दिया हो। दूसरा केस होता है कि अगर हमारा एफ एक्स साइन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइन, देन इट विल या इट कैन नॉट कंपेयर, फिर ये कंपेयर नहीं हो सकता। देन वी सॉल्व इट बाय हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, क्योंकि अगर ये साइन का फंक्शन नहीं हुआ तो ये कंपेयर नहीं होगा, और कंपेयर नहीं होगा तो देखिए जरा आप, अगर इधर की साइड अगर साइन का फंक्शन नहीं है और आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो इस फंक्शन को जरा आप इस पूरी इक्वेशन को देखिए, पूरी ये इक्वेशन को, तो आपको याद आएगा कि आप फोरियर सीरीज जब पढ़े थे तो फोरियर सीरीज में एफ एक्स को इसी तरह से साइन के टर्म में तोड़ा जाता था, और ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज कहलाती थी, जिसमें सिर्फ साइन का टर्म होता था। और उसमें bn निकालने के लिए आपको हाफ रेंज सीरीज में एक फॉर्मूला बताया गया था इस bn को निकालने के लिए। तो तब हम bn निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2/L, 0 to L। यहाँ पे वो फंक्शन जो कि राइट हैंड साइड पे था, यहाँ वो सेम एंगल जो आपके क्वेश्चन में लिखा है n पाई एक्स अपॉन एल, और ये रहा dx। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसमें से एक u और एक v आप मानना और इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन आपको यूवी का ना आता हो तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। आप जब यहाँ से इंटीग्रेट कर लोगे और इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट, यहाँ पे मैं फिर से इससे लिख रही हूँ, इंटीग्रेट टू गेट bn and put it in equation number d to get फाइनल आंसर। तो मतलब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपका गिवन फंक्शन साइन में है तो इजिली आप कंपेयर कर लोगे, अगर आपका फंक्शन साइन में नहीं है तो आपको यहाँ पर फिर फोरियर हाफ रेंज सीरीज ही बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसके लिए यूवी फॉर्मूला यूज होता है। यू आप उस टर्म को मानना जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो कांस्टेंट को टेंस करे, और बी आप दूसरे फंक्शन को मान लो। तो यू एज इट इज, बी का इंटीग्रेशन, जो डैश ऊपर लगा रही है वो इंटीग्रेशन साइन है, ऑल्टरनेट साइन, फिर u का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, और जो यहाँ v लिखा है डैश उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, फिर प्लस का साइन, फिर u का दूसरी बार डिफरेंशिएशन और v का तीसरी बार इंटीग्रेशन, फिर ऑल्टरनेट साइन, u का तीसरी बार डिफरेंशिएशन और v का चौथी बार इंटीग्रेशन। इस तरह ये चलता जाएगा जब तक ये कांस्टेंट नहीं बनेगा, तब तक ये आपका सीरीज बढ़ती जाएगी इंटीग्रेशन की। तो ये आपका इंटीग्रेशन तरीका होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने पूरा जनरल सोल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करके दिखाया है, जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होता है, क्योंकि मैक्सिमम
क्वेश्चंस इसके डी इक्वेशन तक ही पूरे पूरे कॉपी होने हैं, सॉल्यूशन अलग से नहीं बनाना है, सिर्फ डी इक्वेशन तक आपको पूरा जनरल सॉल्यूशन ही कॉपी करना है। उसके बाद केवल लास्ट बाउंड्री कंडीशन आपको क्वेश्चन में चेंज करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगी जनरल सॉल्यूशन तक का कॉपी करके, आगे फोर्थ कंडीशन पे कैसे हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई कमेंट आपको करना हो, कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।